हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्यारे से चैनल संजय क्लासेस पर। तो आज जो है हम एक वन शॉट में जो है फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th के लिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम बेसिक्स जो है इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करने वाले हैं। तो पहली बात आती है हमारे सामने, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो एक्चुअल में क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। यानी कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है? जिनमें नए सब्सटेंस बने विद न्यू प्रॉपर्टीज। और जो नया सब्सटेंस बनेगा बच्चों, उसकी प्रॉपर्टीज जिनसे वो मिलकर बना है उनसे बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टी। तो केमिकल रिएक्शंस होती क्यों है, नया सब्सटेंस बनता क्यों है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब उसमें जो केमिकल चेंजेस आते हैं, आपने जो है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा होगा, उनकी वजह से क्या होता है, केमिकल चेंजेस की वजह से जो है नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है आपकी बुक का ये एग्जाम्पल है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन एक बिल्कुल जो है मेटल है, ठीक है, जिसको अगर जलाया जाए तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और जब जलता है तो एक वाइट डार्जिलिंग फ्लेम उसको मिलती है। ठीक है, तो आप यानी कि जब जलाओगे तो उसको एक बिल्कुल चमकदार, दार्जिलिंग मतलब चमकदार वाइट फ्लेम मिलेगी। ठीक है, और उसके साथ ये जलेगा और वहां पर आपको एक पाउडर मिलेगा, व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है। ठीक है, वो फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक नया सब्सटेंस क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर जो है एक न्यू सब्सटेंस है जो बना यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी क्या एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो अगर इसको लिखना चाहें तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस में कोई भी चीज, आप सभी को पता है कि जब भी कोई चीज जलती है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी और देन फिर हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सारा नोट्स में प्रोवाइडेड है सब कुछ। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड ये है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? आप बहुत ज़्यादा आपके इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन एक मेटल है जो एयर के कॉन्टेक्ट में रहने के बाद उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, जो कि उसके बर्निंग प्रोसेस में बैरियर क्रिएट करती है, यानी कि उसमें बाधा बन जाती है। तो उस लेयर को हटाने के लिए उसको सैंड पेपर वगैरह से साफ करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से जल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हमें कैसे पता लगेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है? अभी तक हमने ये तो सीख लिया केमिकल रिएक्शन होती क्या है, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो उसके कुछ पॉइंट्स है, यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसको जानने से पहले हम पहले देखते हैं कि हम डेली लाइफ में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। तो डेली लाइफ में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन देखते हो आप? तो जैसे कि मिल्क का, यानी कि दूध का खट्टा हो जाना। अगर आप दूध को देखते हो गर्मियों के टाइम पर, समर डेज में दूध को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो तो वो अपने आप उसका टेस्ट जो है खराब हो जाता है, तो वो भी केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना मिल्क से, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से। ठीक है, कर्ड का फॉर्मेशन ये भी एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, हम जो है खाने को पचाते हैं हमारी बॉडी में, ये भी एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है पूरा। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन है, आगे आगे चैप्टर में क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, वही फर्मेंटेशन जो आपको पता है, किण्वन इसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि अंगूरों का जो है सड़ने के बाद जो उसका शुगर जो उसमें होता है, शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है अल्कोहल में, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू चलता है, तो इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन जो होता है हमारा, ठीक है, उस पर रस्ट लग जाता है, यानी कि उस पर जंग लग जाता है। ठीक है, ये भी केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कोई भी गाड़ी चलती है उसमें फ्यूल डलता है, फ्यूल जो डलता है वो सारा जो जलता है वो भी केमिकल रिएक्शंस जो है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, जो हम घरों में मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं, मूंग की जो, ठीक है, मोमबत्ती जलाते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू है। यानी कि ये सारी चीजें जो आप डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन देख रहे हो उनकी मैंने बात करी। अब बात करते हैं हम कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको देखकर हम पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो इजिली आप देख सकते हो, जिनको पहचानने के लिए आपको बहुत जरूरी है कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर इनमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको दिखाई दे रहा है तो समझ जाओ केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का इवोल्यूशन, गैस का उत्सर्जन। मान लो कोई भी प्रोसेस तुम्हारे सामने हो रहा है और वहां पर क्या हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि गैस बनना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यानी कि गैस इवोल्व कर रही है, तो वहां पर भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेकंड इज चेंज इन कलर,
यानी कि कलर में बदलाव आ गया। मान लो कोई प्रोसेस हो रहा है और वहां पर क्या है, जो है चेंज, कलर में चेंज देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब भी क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर मान लो आपने कोई रिएक्शन कराई, कोई चीज़ ठंडी हो गई अचानक, कोई चीज़ गर्म हो गई अचानक, तो टेम्परेचर में चेंज आया, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन होने का ही इंडिकेशन करता है हमें। ठीक है। चेंज इन स्टेट, स्टेट यानी कि अवस्था में परिवर्तन। सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड बन गई है, लिक्विड से कोई चीज़ गैस बन रही है, गैस से सॉलिड बन रही है, जो ये स्टेट्स में चेंज होता है, ये भी हमें क्या इंडिकेट करता है, केमिकल रिएक्शन के होने का अभाव बताता है हमें। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये भी लास्ट है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब है एक इनसोल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन। अगर मान लो आपने कोई भी दो चीजें आपस में मिक्स करी और एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इनसोल्युबल है वो बन जाता है, तो आप कह सकते हो कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये भी क्या बताता है हमें, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, डेली लाइफ में हमने कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन वो देखी, और लास्ट में हमने पढ़ा भी कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे कि आप केमिकल रिएक्शन के होने का पता लगा सकते हो। क्या इनमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी नहीं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हों ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनमें से कोई भी आपको एक चीज दिखाई दे जाए तो समझ जाओ केमिकल रिएक्शन है। वो पार्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन का है। केमिकल रिएक्शन सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम केमिकल इक्वेशन पर, जो कि हमारा एक चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। इक्वेशन से हम क्या समझते हैं, तो केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चों, केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में क्या है, एक तरीके का मेथड है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक ऐसा मेथड जिससे हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके सिंबल्स के थ्रू। किसके थ्रू, सिंबल्स के थ्रू और उनके फॉर्मूलाज के थ्रू, जो सब्सटेंस हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं उनको। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस आर द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना ही हमारी क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपके नीचे मैं इसमें देख सकते हो, आप एक एग्जांपल दिया हुआ है ना। फॉर एग्जांपल जिंक था और जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया गया, और सल्फ्यूरिक एसिड में डालने के बाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप इसको स्टेटमेंट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि भाई जिंक ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड में और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ और हमारे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये वर्ड रिएक्शन कहलाती है। अगर आप देखोगे इसमें मैंने पॉजिटिव यहाँ पर प्लस लगाया है, ठीक है, ये एरो लगाया है, तो ये वर्ड रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम सिंबल्स में लिख दें, अगर इसी रिएक्शन को हम किस में लिख दें, सिंबल्स में लिख दें, तो फॉर एग्जांपल जिंक की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, Zn लिख दिया। Zn इज अ जिंक का सिंबल होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल मैंने H2SO4 लिख दिया, और जिंक सल्फेट का ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस के लिए मैंने H2 लिख दिया। तो मैंने एक रिएक्शन को एक सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर। वैसे ही सेम केमिकल इक्वेशन है अदर रिएक्शन की, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमने इससे पहले जो प्रोसेस पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन का को जलाना, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो उसमें आपने क्या देखा था, मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम को Mg और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे चलते वक्त, तो ऑक्सीजन का O2 और जो पाउडर बना वो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख सकते हो ये क्या है, हमारा एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब इस केमिकल इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक एरो से लेफ्ट साइड में और एक एरो के राइट साइड में। तो एरो के जो लेफ्ट साइड में पढ़ते हैं, यानी कि द सब्सटेंस which is participate in chemical reaction, यानी कि वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, जिसको हिंदी में अभिकारक कहते हैं। और वहीं पर जो सब्सटेंस राइट साइड में आप देखोगे एरो के राइट साइड, मतलब जो प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, जो नया सब्सटेंस बन रहा होता है उसको हम प्रोडक्ट यानी कि हिंदी में उत्पाद कहते हैं। अब बात आती है इस एरो का क्या सिग्निफिकेंस है। तो बच्चों एरो का भी एक सिग्निफिकेंस है। हम बहुत बार क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ जो है जो दोनों तरफ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो है इक्वल रहते हैं, यानी कि दो ही रिएक्टेंट होंगे, दो ही प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो अब हम पहचाने तो पहचाने कैसे कि कौन से रिएक्टेंट और कौन से प्रोडक्ट है। हालांकि जनरली हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट साइड में, लेकिन फिर भी हम क्या पहचान सकते हैं कि जो यहाँ पर एरो होता है, एरो का फेस हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होता है। एरो का फेस हमेशा किस तरफ होता है, प्रोडक्ट की तरफ होता है, यानी कि प्रोडक्ट को इंडिकेट करता है एरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने रिएक्टेंट क्या होते हैं वो बता दिया, रिएक्टेंट्स उनको कहते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, प्रोडक्ट किन्हें कहते हैं, प्रोडक्ट नया फॉर्मेशन होता है जिनका, एरो का सिग्निफिकेंस बता दिया आपको। चलिए, तो अब हम आपको इक्वेशन लिखनी आ गई होगी, आपको कुछ नहीं करना, बस केमिकल रिएक्शन को किस फॉर्म में लिख देना है, सिंबॉलिकली की फॉर्म में लिख देना है, सिंबल्स की फॉर्म में। तो हमको क्या कहलाएगी, हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। अब हम चलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पर, यानी कि बैलेंस करना। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा बैलेंस। ठीक है,
बैलेंस मतलब अब सबसे पहली बात तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो अगर मैं आपको बता दूं तो एक लॉ होता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, आपको 9th क्लास में पढ़ाया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने पढ़ा था कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनेगा और ना ही उसका विनाश होगा, यानी कि खत्म होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स यानी कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका टोटल मास हमेशा इक्वल होगा जो प्रोडक्ट बन रहा है उनके टोटल मास के। तो इसीलिए हमें इसको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी इक्वेशन होती है उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है, उसके मास को इक्वल करना पड़ता है ताकि हमारी रिएक्शन गलत ना हो। समझ में आ रही बात? तो इसलिए बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस कैसे करते हैं वो आपको यहाँ पर सीखना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो टोटल मास हमारे रिएक्टेंट का किसके बराबर होगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक क्विक रिवीजन है तो आपको इसको ध्यान से आपके रिवीजन के लिए है तो ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे सामने एक इक्वेशन दी हुई है जो कि हमारी वही इक्वेशन लेता हूं मैं मैग्नीशियम रिबन का जो है कंबशन कराया था। तो मैग्नीशियम रिबन था, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे कि मैग्नीशियम रिबन, अब देखो हमारे पास रिएक्टेंट कौन है? Mg और O2, ये दो रिएक्टेंट है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो है MgO। तो अगर हम यहाँ पर इनके मास को इक्वल करने की कोशिश करें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ कि Mg जो होता है, Mg जो है 12 नंबर पे आता है और Mg का अगर मैं मास निकालूं तो Mg का जो है 12 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 12 दूनी 24 तो यानी कि 24। ठीक है, ये इसका मास है लेट्स सपोज, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थे तो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन जो है हमारे 8वें नंबर पे आता है, 8 दूनी 16 यानी कि 16 ऑक्सीजन का मास होता है। ठीक है, और 16 और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे तो 16 इंटू में 2। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया यानी कि 24 और प्लस में 16 दूनी 32 32। ठीक है, लेकिन यहाँ पर था हमारा MgO, तो यहाँ पर क्या हो गया 24 प्लस ऑक्सीजन का 16। समझ में आ रही बात? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो क्या ये इक्वल होगा? चेक कर लेते हैं। वैसे तो साफ साफ दिख रहा है इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 0 और यहाँ पर 340 आ गया यहाँ पे, और ये कितना हो गया हमारा 6 और 5 तो 56, यानी कि रिएक्टेंट में 56 है और वहीं पर प्रोडक्ट में कितना है 40 है। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, या फिर बैलेंस्ड है या बैलेंस नहीं है, इसका चेक करना बहुत ईजी है। वैसे आप इतना करो ही मत ना, इससे बेटर क्या करो आप नंबर ऑफ एटम्स को चेक कर लो। भाई हम लेफ्ट साइड में चेक करेंगे कितने मैग्नीशियम है, लेफ्ट साइड में हमारा एक मैग्नीशियम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, वहीं पर राइट साइड में भी एक मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है लेफ्ट साइड में यानी कि रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन हमें 2 दिखाई दे रहे हैं O2, लेकिन वहां पर मैग्नीशियम के साथ कितना है? सिर्फ एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है प्रोडक्ट से, तो सीधी सी बात है रिएक्टेंट का मास ज्यादा आने वाला है। तो आप यहाँ पर मैंने करके भी दिखा दिया 56 और 40, तो ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये रिएक्शन जो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं, यानी कि एक स्केलेटल है, ये कंप्लीट नहीं है अभी। अब इसको कंप्लीट करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। तो मैं आपको बैलेंसिंग का सबसे इजी तरीका बताने वाला हूं, ध्यान से देना स्टेप बाय स्टेप। तो बैलेंसिंग का सबसे इजी तरीका क्या है? स्टेप 1, आपको सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना है। आपकी जो इक्वेशन है उसके अंदर सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, देन उसके बाद आप सेकंड स्टेप में नॉन मेटल को बैलेंस करो। लेकिन जब आप नॉन मेटल को बैलेंस कर रहे हो तो आपको चेक करना है कि आपका मेटल जो है वो बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो यही चीज आपको स्टेप को फॉलो करना है। थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करूं, थर्ड स्टेप में आपको ऑक्सीजन को एटम्स को बैलेंस करना है और देन फिर से आपको स्टेप 2 एंड स्टेप फर्स्ट को जो है चेक करना है। फिर स्टेप 4 में यानी कि चौथे स्टेप में आपको क्या करना है? लास्ट में, यानी कि याद रहे हाइड्रोजन को आपको सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं, आपकी इक्वेशन कभी भी गलत नहीं होगी। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करोगे। तो इन स्टेप को फॉलो करो और आपकी इक्वेशन कभी भी गलत नहीं होगी। तो मैंने नोट में डाला भी हुआ है, एक स्टेप को बैलेंस करते समय हमें उससे पहले वाले स्टेप पर ध्यान देना होगा कि वो बैलेंस है या नहीं है, यानी कि आपको चेक करते हुए चलना है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल है आपके सामने Fe, यानी कि हमारा आयरन है, आयरन को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या फिर वाटर वेपर खुला छोड़ दिया हवा में, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये इक्वेशन थी। अब इसको हम देखते चेक करते हैं। सबसे पहले तो चेक करो वो बैलेंस है या नहीं है।
तो बैलेंस है या नहीं है वो चेक करने के लिए क्या करना है, दोनों तरफ एटम्स को के नंबर्स को मेजर करना है। तो इधर Fe1 है और इधर भी Fe3 है, साफ साफ पता लग रहा है, पहले स्टेप में पता लग गया। लेफ्ट साइड में Fe के नंबर कितने हैं, 1, और राइट साइड में कितने हैं, 3, तो ये तो अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड है तो स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, बैलेंस्ड मेटल। तो मेटल को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर Fe 1 था, वहां पर 3 थे, तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए क्या करा, Fe के सामने 3 लगा दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर Fe के सामने मैंने कितना लगा दिया, 3 लगा दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा Fe बैलेंस हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, हमने मेटल को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, क्योंकि Fe के अलावा यहाँ पर कोई मेटल आपको नजर नहीं आ रहा। सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूँ, सेकंड स्टेप में मेरे को नॉन मेटल को बैलेंस करना है बच्चों। किसको बैलेंस करना है, नॉन मेटल को। तो नॉन मेटल कौन है, Fe के अलावा यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा नॉन मेटल कोई भी नहीं है। तो यानी कि सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो हियर नॉन मेटल इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर नॉन मेटल प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि ये स्टेप मेरा ऑलरेडी कंप्लीट है। लेकिन हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, ठीक है, लिखा हुआ है मैंने। थर्ड स्टेप में आपको किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, क्योंकि इनको तो सेपरेटली बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को तो लास्ट में बैलेंस करना है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन पे चलते हैं। तो Fe तो 3 थे मेरे, इधर भी 3 थे। अब ऑक्सीजन की चेक करते हैं। ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में मुझे 1 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं पर मुझे यहाँ पर 4 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पर मुझे 4 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर मुझे सिर्फ 1 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। अब इसको बैलेंस कैसे करें, तो सीधी सी बात है, मैंने यहाँ पर जो है H2 के सामने 4 लगा दिया, यानी कि आपको 4 लगा देना है वहां पे। तो उससे क्या होगा, आपके ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे लेफ्ट साइड में। अब देखो, अब मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, तो मुझे चेक करना है मेरा मेटल तो नहीं बिगड़ा। मेटल में कितने बच्चे, यहाँ पे 3 ही है, Fe 3 है, यहाँ पर भी Fe कितने हैं, 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं आई है। तो यानी कि मेरा स्टेप अभी तक सही चल रहे हैं। मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, चेक करना है आपको स्टेप 1 को। तो स्टेप मेरा 1 जो है वैसा का वैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। तो बच्चों स्टेप नंबर 4 था हमारा हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। देखो Fe बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन तो पहले अभी बैलेंस किया हमने इससे पहले वाले स्टेप पे, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। अब बच गया हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट की तरफ मैं हाइड्रोजन देखूं, तो मेरे हाइड्रोजन जो है वो 4 दूनी 8, यानी कि टोटल 8 हाइड्रोजन के एटम हैं। लेकिन वहीं पर मेरे प्रोडक्ट में चेक करूं मैं, तो प्रोडक्ट में मेरे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन के एटम है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्रोडक्ट में भी 8 करने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें 4 लगा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर 4 लगा दिया। तो मेरे अब जो है फाइनली मेरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। तो आप देख सकते हो इस वाली इक्वेशन में मैंने इक्वेशन को क्या कर दिया, पूरा बैलेंस कर दिया। तो यानी कि बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, आपको स्टेप फॉलो करते हुए चलना है। अगर आप स्टेप फॉलो करोगे तो आपकी रिएक्शन बिल्कुल भी गलत नहीं होगी बैलेंसिंग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, क्या फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी है केमिकल रिएक्शन में? तो बच्चों एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि फिजिकल स्टेट को लिखना जरूरी नहीं है जब तक आपको रिएक्शन में बोला ना जाए। ठीक है, जब तक आपको रिएक्शन में ना बोला जाए, आपके आंसर शीट में फिजिकल स्टेट लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिकल स्टेट का भी अपना रोल है। ऐसा नहीं है फिजिकल स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो कोई रिएक्शन हो रही है और तुम्हें ये नहीं पता कि जो रिएक्शन हो रही है उसमें जो चीजें यूज हो रही है वो कौन से फिजिकल स्टेट पे प्रेजेंट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो सारी चीजें होती है। तो सॉलिड के लिए बच्चों, सॉलिड के लिए S यूज किया जाता है ब्रैकेट में, और गैस के लिए G यूज किया जाता है, लिक्विड के लिए L यूज किया जाता है, और एक्वस के लिए AQ यूज किया जाता है। एक्वस वो होता है जो कि घोल के रूप में रहता है। ठीक है, दो चीजों को आपस में मिक्स कर दिया तो वो एक्वस कहलाता है, यानी कि लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर दिया एक्वस मिल जाता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, वाली एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो Fe के ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, यानी कि Fe जो होता है हमारा आयरन, जो कि सॉलिड रूप में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वहीं पर हमारा H2O के रूप ब्रैकेट में मैंने लिक्विड लिखा हुआ है, यानी कि लिक्विड के रूप में था। हमारा जो फेरिक ऑक्साइड बना, फेरिक ऑक्साइड एक जंक था, जो जंक लग जाता है जब किसी लोहे पर, तो उसकी बात हो रही है। तो फेरिक ऑक्साइड वहां पर एक लोहा है, यानी कि एक लोहे का ही पार्ट है, तो वो एक सॉलिड रूप में है। तो मैंने यहाँ पर क्या है, S लगा रखा है। वहीं पर पानी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक गैस के रूप में निकल रही है, तो मैंने G लगा रखा है। तो ये फिजिकल स्टेट्स को लिखना इंपॉर्टेंट वैसे होता है, क्योंकि फिजिकल स्टेट अगर आप लिख देते हो रिएक्शन में तो वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है रिएक्शन की। ठीक है, लेकिन आंसर में जब आप बोर्ड के एग्जाम में लिख के आओ बच्चों, तो वहां पर क्या ध्यान रखना है आपको, फिजिकल स्टेट जब तक मत लिखना जब तक आपको बोला ना जाए, क्योंकि फिजिकल स्टेट की कंफ्यूजन में आप रिएक्शन को गलत कर दोगे। ठीक है, अब बात आती है रिएक्शन की इक्वेशन के ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी डालना होता है, कैटलिस्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन सारी चीजों को भी क्या करा जाता है बच्चों, रिएक्शंस में मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी कंडीशन पर रिएक्शन हो रही है, तो
लेट्स सपोज यहाँ पर एटीएम कितने एटीएम का प्रेशर है, 340 एटीएम का प्रेशर है, इतने एटीएम पर ये रिएक्शन हो रही है, तो वो आपको एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे लिखना है। कोई कैटलिस्ट डालना है वो भी आपको एरो के ऊपर या एरो के नीचे डालना है। समझ में आ रही बात? ठीक है। देन उसके बाद अगर आप कोई कैटलिस्ट के साथ में कोई भी चीज ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो जो कि जैसे सनलाइट हो रही है, क्लोरोफिल हो रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या रखना है कि कोई भी कैटलिस्ट डालना हो, कोई भी कंडीशन बतानी हो, तो वो केमिकल रिएक्शन के जो एरो होता है उसके ऊपर या नीचे आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए तो बच्चों इस पार्ट में इतना ही आपके लिए। तो अगला पार्ट जो आएगा हमारा वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा और ये चैप्टर हम कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। तो अगर आप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में आपके डाउट्स पूछ सकते हो आप, ठीक है, रिविजनरी वीडियो थी। और हाँ बच्चों, अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स चाहते हो तो हमारी जो संजय क्लासेस की ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपको जो है कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।